हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 25-26 का। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए या एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप अपने आंसर मैच कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। 12th का मैथ्स का है, जितना मैंने सैम्पल पेपर में से कराया था मोस्टली क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट वही लगे, एंड प्लेलिस्ट के अंदर से भी मैंने बोला था कर लेना अच्छी तरीके से, तो कंसेप्ट लगे हुए हैं। तो देखिए सेक्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, है ना। तो 1 1 के लिए हमें चेक करना होता है, कैसे चेक करते हैं मैंने सिखा रखा था आपको। तो यहाँ मैं सबको चेक करके नहीं बता रही हूँ, एक ऑप्शन सी वाले को चेक करके बता देती हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा 1 1 और ऑन टू को कैसे चेक किया जाता है। तो ज़्यादातर आप याद भी रख लो कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो 1 1 नहीं होता कभी भी, है ना। तो ये जो आपका बी है वो क्वाड्रेटिक है, तो वो जेड टू जेड में 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि -1 पे ये अलग रिजल्ट दे रहा होगा, -1 और +1 या -2 +2 पे ये सेम रेंज देगा, है ना। तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता क्वाड्रेटिक वाला। एंड जो आपका क्यूबिक है वो भी ऑन टू नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। अब लीनियर में चेकिंग करनी है, तो लीनियर में सी वाले को मैं करके दिखा देती हूँ, आप ए वाले को भी करके देख लेना, क्योंकि जेड टू जेड है। एन टू एन होता तो हो जाता ये लीनियर वाला दोनों में, बट जेड टू जेड में बोला है। तो यहाँ पे हमें कैसे करना होता है, पहले 1 1 के लिए चेकिंग कैसे करते हैं मैंने सिखाया हुआ था आपको कि मैंने फंक्शन एफ x+1 लिया। अब मेरे को दो फंक्शन बनाने, एक x1 पे और एक x2 पे, तो मैं लेट मान के चल रही हूँ कि ये इक्वल है। तो अगर 1 1 होगा ये, तो अगर ये फंक्शन x1 और x2 पे इक्वल है तो मेरा x1 x2 पे भी इक्वल आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जहाँ ये फंक्शन है x+1 उसमें x1 पुट किया तो x1 +1 और x2 पुट किया तो x2 +1। अब ये दोनों इक्वल मान लिए, तो इससे 1 से 1 कट गया तो x1 x2 के इक्वल आ गया, तो ये हम लेके चले और ये इक्वल आ गया, तो ये 1 1 है ऑब्वियसली। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को y लेते हैं, y x+1। अब आपको x को y की टर्म में लेके आना है, तो x लाना है, तो x को यहीं रखो, +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। अब क्योंकि आपका जेड टू जेड है ना, यानी एक्स भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, यानी आपका जो डोमेन है एक्स वो भी जेड होना चाहिए, और जो आपका वाई या को डोमेन आएगा वो भी क्या होना चाहिए, जेड ही होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं वाई को क्या कह रही हूँ, जेड है, वो इंटीजर है, तो ऑब्वियसली वाई इंटीजर है तो y-1 भी इंटीजर ही होगा, तो यानी कि y की किसी भी वैल्यू पे x भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। तो यानी ये ऑन टू भी है। तो रेंज यहाँ पे, और पूरे z को ले रही है कोडोमेन को, क्योंकि y इंटीजर है तो ये y की अलग अलग वैल्यू पे y की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो x की इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो ये पूरा रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए ऑन टू है ये, है ना, क्योंकि कोडोमेन आपका कैसा है, z इंटीजर है ना। तो यानी ये 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो आप ऐसे करके, क्वाड्रेटिक तो मैंने बता ही दिया, और ये क्यूबिक भी ये ऑन टू नहीं आएगा, है ना। ये वाले को भी चेक कर लेना, इसमें ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक लिमिट आ जाएगी, है ना। तो ये वाला आपका 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सी वाला आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना था, तो सी ऑप्शन आंसर है इसका। तो सी आंसर है इसका, है ना। तो आपको याद कमेंट करना सी ऑप्शन किस किस का आंसर आया है। 1 1 भी ऑन टू भी आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, डोमेन ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। कल एज इट इज़ ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था, तो इसका आंसर भी अगर बच्चों ने किया होगा, जो मैंने ऑफिशियल सैम्पल पेपर करा रखा था उसमें इसका आंसर आया था -1 to 1। तो इसमें मैंने आपको बताया था, देखो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने प्रैक्टिस पेपर कराया था लास्ट टाइम। तो एफ एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको दो कंपोजिट फंक्शन है प्लस या माइनस में, तो आपको पहले इसका डोमेन निकालना होता है, फिर इसका डोमेन निकालना होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो सबको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में x -1 से 1 होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स के लिए। एंड कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 11th में आपने पढ़ा हुआ एक्स रियल नंबर होना चाहिए। अब क्योंकि ये प्लस में है दोनों फंक्शन, तो इनका जो कॉमन
कॉमन डोमेन है, जो दोनों का कॉमन डोमेन होगा वो आंसर होगा। तो देखो -1 से 1 तो यहाँ से यहाँ तक है, और रियल मतलब पूरा है नंबर लाइन में, तो कॉमन क्या है दोनों में, -1 से 1 दोनों में है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आपका x क्या होगा, -1 से 1, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। एज इट इज़ क्वेश्चन वही आया हुआ है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का, -1 to 1। थर्ड देखिए, वैल्यू ऑफ 8 इंटू कॉस हाफ कॉस इनवर्स 1/8 आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे पहले कॉस इनवर्स 1/8 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना था। कॉस इनवर्स 1/8 ये हमें सिंप्लीफाई करना है पहले, बाद में फिर हम ये स्टेप्स लेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/8 को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा एंड 1/8 आ जाएगा। अब कॉस थीटा 1/8 को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखो कॉस थीटा 1/8, जब मैं यहाँ ये कॉस इनवर्स 1/8 की जगह थीटा रखूँगी, कॉस इनवर्स 1/8 की जगह थीटा रखूँगी, तो ये θ/2 बाहर कॉस θ/2 आ जाएगा, है ना, और साथ में 8 आ जाएगा। तो मुझे कॉस θ/2 निकालना है। तो मेरे को कॉस θ/2 की तो कोई आइडेंटिटी नहीं पता, बट कॉस स्क्वायर θ/2 की आइडेंटिटी पता है, वो होती है 1 + cos θ/2। तो कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा कितना आया, 1/8, तो कॉस थीटा को हमने पुट किया 1/8, तो 1 + 1/8/2, इसका एलसीएम लेके ये आएगा 9/8, 2 रेसिप्रोकल होके 1/2, तो ये 9/16 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर θ/2 9/16। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, रूट का आंसर 9 और 16 का 3 और 4, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, बट क्योंकि आपको एक साइन लेना है तो क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट आपको गिवन है, कुछ बोला नहीं ना क्वाड्रेंट के बारे में, तो यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स एक्स के लिए, जो हमने कॉस इनवर्स एक्स के लिए लेके चले थे ना, तो इसके लिए हमें पता है 0 to π होता है कॉस इनवर्स एक्स के लिए, तो हमें θ/2 के लिए निकालना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा 0 से π था, तब तो जब ये थीटा था तो ये 0 से π था, है ना। और अब मेरा θ/2 आ गया क्योंकि क्वेश्चन में, तो θ/2 के लिए यहाँ भी 2 हो जाए से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये θ/2 0 से π/2 पे चला गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका कॉस जो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले ये सेकंड था, बट θ/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपको प्लस वाला 3/4 लेना है। तो cos θ/2 आपका प्लस 3/4 आ गया। तो ये आपने 11th में भी किया हुआ है आपने इस टाइप का क्वेश्चन। अब आपको इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखनी है, 8 cos हाफ कॉस इनवर्स 1/8 की जगह क्या रख दिया हमने, थीटा, और ये हाफ भी है तो θ/2, cos θ/2 अभी निकाला था 3/4, और बाहर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो 6 आंसर किस किस बच्चे का आया है कमेंट करके बताना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका 24 × sec इनवर्स -√2 - tan इनवर्स 1/√3। तो ये आपको sec इनवर्स -√2 सेकेंड चैप्टर में निकालना आता होगा, tan इनवर्स 1/√3, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा 24 तो एज इट इज रखना है, sec इनवर्स -√2 मैंने सॉल्व कर दिया है, आप भी ऐसे सॉल्व करके देखना। sec इनवर्स -√2 को थीटा ले लो, अब ये sec इनवर्स वहाँ जाएगा तो ये sec थीटा, और ये -√2 कब होता है, -sec π/4, 45 पे होता है ना √2, sec 45 पे √2 होता है, तो ये बाहर माइनस भी है। अब ये माइनस कहाँ होता है, पाई माइनस थीटा वाले क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/4 लिख सकते हो इसको आप। तो ये 3 π/4 आ गया आपका थीटा, है ना। तो थीटा 3/4, तो ये थीटा ही तो था पूरा, तो ये 3π/4, और इस चीज़ को सॉल्व करना इनकी प्रिंसिपल ब्रांच पे आना चाहिए। तो 3π/4 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है, ऐसे इसका जब करोगे तो π/6 भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है tan इनवर्स की। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके 4 6 12, 4 3 जा तो 9 पाई, एंड 6 2 जा तो 2 पाई, 9 - 2 7 π/12, 12 से कट गया, तो ये 14 पाई आएगा। ऑप्शन ए 14 पाई किस किस बच्चे का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, ऑप्शन ए 14 पाई इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन एंड एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन चाहते हो सीबीएसई बोर्ड की, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको ईजीली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड अभी जो प्री बोर्ड वगैरह होंगे उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे मिड टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे। अब यहाँ पे बोला है कि नॉट ट्रू अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 से AN, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो
इक्विवेलेंस क्लास के लिए नॉट ट्रू है। तो मैंने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पहले भी बताया हुआ था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैं आंसर बता रही हूँ, जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ना, उनके जो इंटरसेक्शन आते हैं ना, कोई भी ए आई ए जे, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। कैसे होते हैं वो? डिसजॉइंट सेट होते हैं, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, जबकि ये बोल रहा है नॉट 5। तो यहाँ नॉट 5 वाला नॉट ट्रू है, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में उनके इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए? डिसजॉइंट, मतलब उनका जो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए था, जबकि ये नॉट 5 बोल रहा है। तो इसलिए ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो फिफ्थ का आंसर समझ आ गया होगा सबको, बी ऑप्शन। तो फिफ्थ का आंसर बी ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन भी मैंने कल ही कराया हुआ था आपको। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ये ए मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है जो प्रोडक्ट से आता है, वो किसके इक्वल होता है? उसका जो ऑर्डर होता है आपका, उसका ऑर्डर, अगर ये जो 2 प्रोडक्ट कर रहे हो, जो 2 मैट्रिक्स, अगर ये m इंटू एन है तो ये n इंटू आर होता है, क्योंकि मैंने कहा था ये जो कॉलम है फर्स्ट वाले का वो सेकंड वाले का रॉ होना चाहिए। तो ये n है तो ये भी n होना चाहिए, और ये कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर m इंटू एन है तो ये n इंटू आर होगा। अब अगर ये आपको दिख रहा है बी वाला, इसमें देखो 1 रॉ है और 3 कॉलम है ना। तो ये यानी ये 1 इंटू 3 है, और ये वाला इसमें कितनी है? 3 रॉ है और 2 कॉलम है, तो ये 3 इंटू 2 है। तो जो रिजल्टेंट वाला मैट्रिक्स आता है प्रोडक्ट वाला, वो क्या आता है ऑर्डर? m इंटू आर। तो m आपको दिख रहा है 1 है और r आपको दिख रहा है 2 है। तो रिजल्टेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2। तो ये प्रोडक्ट के लिए आपको याद रखना होता है। तो ये 1 इंटू 2 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। तो ए का ही पूछा था ना, तो 1 इंटू 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 7th क्वेश्चन में आपको इस डिटर्मिनेंट, ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, यानी ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखा करो। ये आपकी क्या है? लाइंस को देखा करो। अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो और बराबर में 0 कर दो, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? इस रॉ के अलॉन्ग हम इस डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे, डिटर्मिनेंट ए मान लो इसको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रॉ के अलॉन्ग खोल लेंगे। पहले 3 एज इट इज़ बाहर रखा, अब इसकी रॉ और कॉलम को हाइड करते हैं, तो ये सबको आता होगा। रॉ कॉलम हाइड करोगे तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट होगा इसे सॉल्व कर लो। 5 4 20 माइनस 2x है ना। सेम ऐसे इसका ये, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये 1 1 है तो ये इवन है, और 1 2 है ये तो ऑड होता है, तो ये वाला माइनस होता है बाहर, ठीक है। तो ये इवन के लिए प्लस लेना होता है बाहर, और ऑड वाला प्लेस है A12 है ना, तो ये माइनस वाला साइन होगा, तो -2। तो ये आपका रॉ और कॉलम हाइड कर दो, तो ये 0x और 0 4 बचा, 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू एक्स क्रॉस कर दोगे, है ना। फिर ऐसी +1 है, +1 के लिए आप रॉ और कॉलम हाइड करो, 0 2 0 और 0 5, ऐसे करके आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही हो पाता होगा सबको। तो ये तो 0 बन जाएंगे, और ये बराबर में 0 भी रखना है आपको, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अब ये सिर्फ इतना सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 बन गए। 3 5 4 20 माइनस 2x। अब आपको 3 20 60, 3 2 जा 6x, इसको x के लिए सॉल्व करो, 6x यहीं रहेगा, 60 वहाँ जाके 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो 10 आंसर किस किस बच्चे का आया कमेंट करके मुझे बता देना कि हमारा आंसर 10 आया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। ए आपको मैट्रिक्स दिया है 5 2 3 1, आपको इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बोला है। तो ए मैट्रिक्स दिया है, इन्वर्स निकालना है। 2 ऑर्डर वाला तो बहुत ही सिंपली निकल जाता है, तो ये मैंने आपको सिखा भी रखा था। तो जब भी 2 ऑर्डर वाला आपको मैट्रिक्स दिया हो तो आप इसका पहले इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा? 2 वाले का इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पहले ये वाला लिखना है फिर ये वाला, ठीक है। फिर ये सॉल्व किया तो -1 आ गया। नेक्स्ट इसमें एडजॉइंट भी निकालना होता है, तो 2 वाला एडजॉइंट भी बहुत सिंपली निकल जाता है। रूल ट्रिक मैंने आपको बताई थी। 2 वाले एडजॉइंट का ट्रिक होता है कि A11 A12 A21 A22, इनको तो आपको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज समझ गए ना। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, और इनके साइन चेंज करने हैं जस्ट। तो इसको इंटरचेंज करो, 5 1 है तो ये 1 5 हो जाएगा, और इन वालों के साइन बदल दो तो ये साइन बदल गए, समझ आया। ये वाला जो डायगोनल है ये तो इंटरचेंज हो जाता है जब भी एडजॉइंट निकालो 2 इंटू 2 के लिए, ये वाला इंटरचेंज होगा, और ये वालों का जस्ट साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एडजॉइंट निकल जाता है 2 इंटू 2 का, ये ट्रिक है ना।
अब ये एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। डिटर्मिनेंट अगर -1 है तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। अब डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करने का मतलब जो भी ये डिटर्मिनेंट आया है, ये तो या तो आप ऐसे कह सकते हो 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल को एडजॉइंट ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। डिटर्मिनेंट ए का उल्टा करो और फिर उसको एडजॉइंट ए मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 का उल्टा तो -1 ही आएगा, है ना। रेसिप्रोकल करना है, याद रखना। और मैट्रिक्स कौन सा वाला, एडजॉइंट वाला बाहर लिख देना। अब ये -1 है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 2 3 -4। ए ऑप्शन किस किस बच्चे का आया कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर आपका ए ऑप्शन आया, -1 2 3 -5। तो ये आंसर सबका सही है, तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा, तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करना चाहते हो प्लेलिस्ट में से अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स पी, आपको दिया था √202500000002 तो देखो ये वैसे तो डायगनल मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा कि ये डायगनल है ना, डायगनल मैट्रिक्स तो है, बट क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो, स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे वैल्यू सेम होने चाहिए थे, है ना, तो स्केलर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डायगनल तो आपको यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है ना। स्केलर भी नहीं है क्योंकि डायगनल एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। अब यहाँ पे सिमेट्रिक नल भी नहीं है, नल मतलब सारे जीरो होने चाहिए थे। आइडेंटिटी भी नहीं है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाला भी नहीं है यहाँ पे। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो, सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेना होता है। तो अगर पी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो मैं पी ट्रांसपोज निकाल के देखूँगी, तो पी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, देखो पी ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, ये तो सबको पता होगा, जो ये रॉ है ना, ये वाली रॉ इसको कॉलम में चेंज कर दो, तो ये मैं 2025 ये 00 को नीचे ले आऊँगी, तो ये रॉ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर ऐसी इस वाली रॉ को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रॉ को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमें दिख रहा है कि जब हमने पी ट्रांसपोज निकाला ना, तो सेम यही वापस मुझे मिल गया। तो अगर पी इक्वल टू पी ट्रांसपोज ही है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ए ही होता है, तो यहाँ भी पी का ट्रांसपोज पी आ रहा है, तो इट मीन्स ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। ओके, तो आई होप सबने ऑप्शन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लिखा होगा, कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अगर के बी है तो ए और बी तो मैट्रिक्स है स्क्वायर बट ऑर्डर एन का, और के स्केलर है, तो क्या कंडीशन लगती है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर ए इक्वल टू के बी है तो, और ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और एन ऑर्डर है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो इनका डिटर्मिनेंट होता है अगर हम निकालें तो वो पूरे का डिटर्मिनेंट नहीं लगेगा, के स्केलर है क्योंकि, तो वो बाहर आएगा और उसमें एन ऑर्डर लग जाएगा और बी पे डिटर्मिनेंट लग जाएगा। तो जब भी ऐसा हो ए इक्वल टू के बी और के स्केलर पार्ट हो, तो अगर मैं इन दोनों पे डिटर्मिनेंट लगा रही हूँ तो के तो डिटर्मिनेंट से बाहर आके एन ऑर्डर पे आ जाएगा और बी एज इट इज़। जैसे फॉर एग्जांपल ए मान लो मेरे पास के डिटर्मिनेंट बी और ऑर्डर मान लो 3 होता, ऑर्डर 3 होता, तो ए के 3 पावर बाहर निकल जाता और डिटर्मिनेंट बी और इस पे भी डिटर्मिनेंट ऐसे लग जाता। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अगर डिटर्मिनेंट ए आपको पता होता या डिटर्मिनेंट बी पता होता तो आप कुछ भी के ए बी कुछ भी जो आपको निकालना होता वो निकल जाता। तो ये इसके बीच में ये फॉर्मूला लगता है, स्केलर में एन पावर आ जाती है ऑर्डर वाली, और इन सब में इन दोनों मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट लग जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, इसे याद रखना होता है। डिटर्मिनेंट ए के एन, डिटर्मिनेंट बी डी, ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th, इसमें बोला था के निकालो एफ एक्स फंक्शन, एक तो एक्स नॉट इक्वल टू -π/3 पे ये गिवन है और एक्स इक्वल टू -π/3 पे ये के, और ये बोला है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टीन्यूस के लिए आपको पता है कि जो भी एक्स इक्वल पे -π/3 पे वैल्यू है वो लेफ्ट या राइट लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट या राइट लिमिट हम नॉट इक्वल वाले पार्ट से निकालेंगे, तो मैं इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लेती हूँ। इस लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो इस वाले पे रखना पड़ेगा, और फिर उसको एक्स इक्वल टू -π/3 वाली आंसर के इक्वल रख दूँगी, है ना। तो कॉन्टीन्यूटी की ये कंडीशन होती है। तो हमने लेफ़्ट लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड भी निकाल सकते हो आप। तो मैंने इसे x -π/3 प्लस एच ले लो, चलो ठीक है। तो मैंने इसे लेफ़्ट राइट पे निकाल लिया, तो x की जगह मैं -π/3 प्लस एच रखूँगी और h टेंस 0 रखूँगी, तो h तो 0 बन गया। तो इसलिए सीधा ही मैंने क्या करा, -π/3 पुट कर दिया। तो x की जगह -π/3, इस x की जगह भी -π/3,
फिर x की जगह भी -π/3 प्लस π/3, और क्योंकि लेफ़्ट या राइट लिमिट एग्जैक्ट फंक्शन जिस पे भी है -π/3 पे उसके इक्वल रखना है, तो फंक्शन तो -π/3 पे k दे रहा है ना, तो इसको k के इक्वल रख दोगे, लेफ़्ट या राइट जो भी निकालना है आपको। अब आपको दिख रहा है ये -π/3 प्लस π/3 तो 0 बन गया, इसको भी वैल्यू पुट करो इनकी, तो ये ऊपर भी 0 आ गया, तो 0/0 तो इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो ये वाली फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए, तो आपको इसको किसी और ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद यानी आपको लिमिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक जो कंडीशन है थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। अगर x -π/3 है तो y को x -π/3 है, तो ये -π/3 यहाँ आ गया, तो ये x + π/3, और इसको मेरे को इसको मैंने y मान लिया, तो y टेंस टू 0, क्योंकि -π/3 अगर यहाँ आएगा तो उस साइड कुछ नहीं बचा 0, तो ये पूरा टर्म मैंने y मान ली, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि x यहाँ से, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में x है ना, तो √3 cos x था, तो x को हमें y की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा y -π/3 है ना, x क्या हो जाएगा y -π/3, तो x की जगह हमने y -π/3 पुट किया, यहाँ भी x था तो y -π/3 पुट किया, तो नीचे x -π/3 था, तो उसमें कितना रख दिया हमने, x + π/3 था ना नीचे, तो उसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, x + π/3 था ना ये, तो हमने x + π/3 को ही y मान लिया, ताकि लिमिट हमारी क्या हो जाए, x + π/3 को ही हमने y माना, तो लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगी, तो नीचे y आ गया। अब यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने, लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें हमें √3 हमें पता है कॉस की कोई वैल्यू नहीं होती, ना साइन की कोई वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, √3/2 बनाएंगे, क्योंकि कॉस या साइन √3/2 पे थीटा देगा, तो इसको 2 से डिवाइड किया, तो इस पूरे न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया, तो ये तो k के इक्वल है ना, तो इसको 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर को, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ भी k/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से डिवाइड, और इस पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, √3/2 ना साइन π/3 होता है, वैसे तो कॉस π/6 भी होता है, बट मेरे को π/3 चाहिए ना यहाँ पे, तो √3/2 कब आता है, जब साइन π/3 होता है, ये एज इट इज़। सेम ऐसे हाफ कब होता है, हाफ कॉस π/3 में होता है, तो हमें π/3 ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास π/3 है क्वेश्चन में, तो ये साइन π/6 भी हो सकता था, बट हमें π/3 चाहिए, तो हम इसलिए π/3 वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। हाफ कब होता है, कॉस π/3, एंड ये एज इट इज़ अपॉन में y। अब ये आइडेंटिटी बन गई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, y - π, ए ये है π/3 और ये है b। अब π/3 से π/3 कट गया, तो जस्ट y बचा, साइन y अपॉन y आपको पता है लिमिट अगर y टेंस टू 0 तो ये 1 होता है पूरा, तो 1 k/2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो किस किस बच्चे का आंसर k वैल्यू 2 आई है, कमेंट करना, उनका करेक्ट आंसर है। आई होप सबका आंसर यही आया होगा, एंड ये लिमिट और कंटिन्यूटी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर में से था, साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना, कॉस क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना हो, तो हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा था। इस फंक्शन को u मान लो, इसको v मान लो, मेरे को u को डिफरेंशिएट करना है v की रिस्पेक्ट में, यानी मुझे du/dv निकालना है क्वेश्चन में, है ना। तो जब भी मेरे को एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो यानी मुझे निकालना क्या, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट में, तो मुझे निकालना du/dv। तो पहले मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी, तो u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लो पहले, तो ये चेन रूल लग जाएगा। ये x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, x पे 3 है तो 3 पहले, फिर x पे 2 पावर। अब क्योंकि ये x नहीं है तो चेन रूल से साइन x का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है cos x, तो चेन रूल आई होप सबको आता होगा। सेम ऐसे ही इसको भी चेन रूल से डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो dv/dx 3 पावर पहले आगे आ जाएगी, इस पर 1 पावर कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये x नहीं है cos x है, तो इसका डिफरेंशिएट साइन x माइनस में हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि du/dv बनाना, तो आप खुद सोचो ये du/dv कब बनेगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना। तो ये ऊपर ये नीचे, और फिर ये 3 से 3 कट जाएगा, कॉस से एक कॉस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, तो एक साइन ऊपर और नीचे एक कॉस एक्स नेगेटिव भी है, तो -10x इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो ऑप्शन बी -10x इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, वाई टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स आपको x बिलोंग्स टू 0 to π/4 पे निकालना है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्स फंक्शन जब भी और डेरिवेटिव निकालना हो तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, है ना। पहले आपको ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, देन बाद में डिफरेंशिएट करना है। तो टेन इनवर्स है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके टेन या कॉट की फॉर्म में ले आओ। तो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस जब होता है तो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, 2x है तो यहाँ x होता है, अगर यहाँ x होता है तो x/2 होता है। तो ये आइडेंटिटी है आपको याद रखनी, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है। अब साइन से एक साइन कटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x। अब टेन इनवर्स और 10 जब एक साथ हो तो आपको पता है 10 इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। बट ध्यान रखना उसके क्या प्रिंसिपल ब्रांच पे आ रहा है, यस 0 to π/4 10 की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है 10 इनवर्स की, तो इसलिए यहाँ पे x आएगा। अब ये y = x सिंपलीफाई करके आ गया, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये डेरिवेटिव नहीं आया है अभी, इसका जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन किया है। अब आप डेरिवेटिव निकाल दो, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना था, तो x dy/dx करोगे तो x का कितना होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ऑप्शन ए 1 आंसर है इसका। तो आंसर क्या है, 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कराया वही था ये वाला क्वेश्चन भी। द फंक्शन f(x) आपको बोला था x² - 8x + 20 इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन करने हो तो पहले आप क्या करते हो, आप इसके डेरिवेटिव निकालते हो, है ना। स्टेप बताया हुआ था मैंने, फंक्शन x है उसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव x, तो x² 2x हो जाएगा, 8x का 8 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है ना। पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर 0 के इक्वल रखना है, तो इससे x की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरा जो पूरा इंटरवल है -∞ से ∞ 4 पे स्प्लिट हो गया। अब 4 से -∞ के बीच में कोई एक नंबर लो, मान लो 3 ले लो। अब इसको इस डेरिवेटिव पे रख के देखो, 2 3 या 6 -8 नेगेटिव मिल जाएगा। ऐसे ही 4 से बड़ा कोई नंबर लो, इस साइड वाला 5 ले लो, 5 2 या 10 -8 2 प्लस का, ये इंटरवल प्लस का है। मेरे को इंक्रीजिंग चाहिए तो मैं प्लस वाला इंटरवल ले लूँगी, 4 to ∞ वाला, ठीक है। तो ये 4 to ∞ पे x इंक्रीजिंग है ना। तो सी ऑप्शन आंसर है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 14 का। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा सैम्पल पेपर से ही आया हुआ है। मैंने बोला था आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है सैम्पल पेपर की। ex/1 + e2x का इंटीग्रेशन बोला था, तो ये वाला तो आप याद भी रखा करो। तो यहाँ पे ये ex है, ex और ये e2x है। e2x को आप लिख सकते हो ex पे 2 बाहर, क्योंकि सामने सामने पावर मल्टीप्लाई होगी, तो हमने ex को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा। इससे क्या होगा, ये जो ex है और ये ex है, इसको सब्स्टिट्यूशन से आप इंटीग्रेशन कर लोगे। तो जो नीचे वाला ex है इसको t मान लो लेट करके, और फिर आपको जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ex, ये dx और ये 1 और ये dt, तो ये करना तो आता ही होगा ना आपको। ex डिफरेंशिएट x का t की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये dx/dt हो जाएगा, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा तो ex, लेकिन x की रिस्पेक्ट में नहीं करना, t की रिस्पेक्ट में करना है। और t का करोगे तो 1, तो ये ex dx, ये dt वहाँ चला गया, ठीक है। तो यानी ex dx की जगह तो हमने dt रख देना है, और 1 + ex को क्या पुट करना है, t पे स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन आई होप सबको आता होगा। और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, tan इनवर्स t + c। और क्योंकि t को आपने सब्स्टिट्यूट किया है ex में, तो t के प्लेस में ex रख दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन है, tan इनवर्स ex + c, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो किस किस बच्चे ने 15 का आंसर ऑप्शन ए पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन के भी मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखा रखे थे प्रीवियस वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अपनी फाइनल बोर्ड CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन भी आप उसमें से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है -3 से 3। जो मॉडुलस वाले या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल पे ही आते हैं। तो -3 से 3 पे आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, मॉडुलस के लिए हम स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले मॉडुलस फंक्शन के आपको ये पता होना चाहिए, अगर x लेस, यानी जो भी इसके अंदर है x है तो x < 0 है तो ये माइनस में लेता है, ये जो भी अंदर है। और अगर x > 0 है तो ये जो भी फंक्शन अंदर है वो प्लस में मिलेगा। जैसे मान लो x -3 पे मॉडुलस लगा होता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x -3 अगर < 0 है
तो ये x-3 आपको नेगेटिव मिलेगा। और अगर x-3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो x-3 आपको प्लस में मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये होता है। तो यानी x-3 का मतलब x की वैल्यू लेस देन माइनस है तो लेस देन 3 पे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे ये x-3। तो इस तरीके से हम इनकी ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ तो जस्ट x था, तो x के साथ कुछ था तो नहीं, तो 0 पे ही देखोगे इसको। x लेस देन 0 पे ये नेगेटिव मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 पे ये पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि यानी कि मेरा जो पूरा है ये -3 से 3 तक था, है ना, इसका जो लिमिट है। और बीच में मुझे स्प्लिटिंग किस पे मिली, 0 पे। तो 0 से -3 वाले लिमिट पे तो मैं नेगेटिव लूँगी, और 0 से +3 वाले पे मैं पॉजिटिव। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, एक तो -3 से 0 पे, -3 से 0 लेफ़्ट टू राइट जाओगे, -3 से 0 लेफ़्ट नीचे लिखते हैं, राइट ऊपर लिखते हैं, -3 से 0 उस पर। तो ये जो x है ये x माइनस का मिलेगा। और फिर किस पे, 0 से 3 पे। तो 0 कहाँ लिखोगे, नीचे 3, मतलब पहले जो लेफ़्ट होगा वो नीचे, और जो राइट, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होना चाहिए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे कम होना चाहिए, ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 to 3, तो ये पॉजिटिव x मिलेगा। अब आपको x का इंटीग्रेशन करना होता होगा, x²/2, और बाहर माइनस है, और फिर लिमिट पुट करोगे। सेम ऐसे इसका इंटीग्रेशन किया, x²/2, इस पे भी लिमिट क्या है, 0 to 3 पुट करोगे। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x के प्लेस में, बाहर माइनस ले लो पहले तो इसका। अब x की जगह हमने 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही कर देगा इस पूरे को। फिर माइनस होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर, याद रखना। फिर लोअर लिमिट -3 है, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस का ही आएगा, अपॉन में 2। बट ये बाहर माइनस था, तो ये तो प्लस का आया, बट बाहर तो माइनस था ना, ये वाला। मतलब अपर माइनस लोअर करते हैं ना, तो ये माइनस तो आपको लगाना है। अब ये स्क्वायर किया, ये ऑब्वियसली प्लस में आया, बट बाहर ये वाला माइनस, और एक माइनस बाहर भी है, याद रखना ये वाला। सेम ऐसी x अपर लिमिट 3 रखी, 3 का स्क्वायर 9/2, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या रखो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये तो ये माइनस माइनस +9/2, ये भी +9/2, तो 9/2 9/2 18/2, 9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो किस तो ये 9 आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओके, तो ऑप्शन सी किस बच्चे ने टिक किया है, कमेंट करके बताना कि हमारा आंसर यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशिएट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी थी 4 + dy/dx 3⁻6 = d³y/dx³। तो यहाँ पे मुझे हल्का सा लग रहा है कि कुछ मिसप्रिंट है। मैं दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को करके दिखा देती हूँ। अगर ये 6 होता या 1/6 होता तो कैसे करते हैं, पहले तो 6 के अकॉर्डिंग करा देती हूँ। अगर ये ऊपर वाली पावर 6 है, और फिर मैं 1/6 से भी बता दूँगी इसको। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर ये 6 होता तो 4 + dy/dx पे पहले 3 पावर है, फिर 6 पावर है। तो आप इसे पावर 6 तक तो एक्सपेंड करने नहीं लग जाओगे, है ना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि ऑर्डर क्या होता है ना। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये dy/dx, तो dy/dx ये तो एक ऑर्डर का है ना, और ये वाला ये आपका 3 ऑर्डर वाला है। इसका ऑर्डर कितना है, इस dy/dx का, इसका ऑर्डर 3 है। ये पावर मत देखो ऑर्डर के लिए, इसको देखो, ये dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये वाला थर्ड ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर बड़ा होता है कि थर्ड ऑर्डर बड़ा होता है, थर्ड ऑर्डर बड़ा होता है, तो ऑर्डर इसका 3 है, ठीक है। अब जो डिग्री होती है ना, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला, इससे निकाला ना, उस पर कितनी पावर है, इस हाईएस्ट ऑर्डर पे 1 पावर है, कुछ पावर नहीं 1 है, तो डिग्री 1 होगी, ठीक है। और डिग्री भी हमेशा डिफाइंड नहीं होती, मैंने बहुत बार बताया। अगर ये साइन के किसी इसके अंदर कहीं भी साइन के अंदर dy/dx, थीटा की जगह dy/dx आ जाए, लॉग में dy/dx आ जाए, या ई के ऊपर dy/dx आ जाए, कुछ ऐसा आ जाता, तो फिर आपका डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ डिग्री डिफाइंड है, तो डिग्री क्या होगी, अगर डिफाइंड है तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर आया उसके पास जो पावर है, तो इसकी डिग्री 1। तो इस हिसाब से तो आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। बट अगर ये मिसप्रिंट है या फिर क्या है, अगर ये 6 नहीं होता, ये 1/6 होता, तो दोनों तरीके से मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अगर ये 6 की जगह ऊपर 1/6 होता, तो जब भी आपको दिखेगी dy/dx में कुछ फ्रैक्शन वाली पावर है, तो पहले आप इस फ्रैक्शन वाली पावर को हटाओ, मतलब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ये 1/6 होता, तो 1/6 के लिए मेरे को अगर 1/6 को हटाना है, रेडिकल हटाना है, तो मेरे को 6 से पूरे लेफ़्ट और राइट में इक्वल
6 पावर से दोनों साइड 6 पावर लेनी पड़ेगी, है ना, ताकि ये 1/6 से 6 आस पास है तो कैंसिल हो जाएगा ना। 6 और 1/6 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इधर से अगर 1/6 हटाना तो 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ तो 6 एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ कितना आ गया, 6 और 1/6 तो 1 बन जाएगा। अब आपका रेडिकल हट चुका है ना। अब आप ऑर्डर क्या बताया मैंने, ऑर्डर तो वही रहेगा जो हाईएस्ट ऑर्डर है। ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 3 है इसका। अब इसकी डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि ऑर्डर 3 पे अब 1 पावर नहीं आ गई, 6 पावर आ गई, तो इसकी डिग्री 6 है। तो अगर ये 1/6 होगा तो आंसर ये आएगा, बट अगर मुझे लग रहा है 6 है तो आंसर आपका 3 1 आएगा, यानी सी ऑप्शन आएगा। तो आप देखना, कमेंट करके बताना कि ये 6 है कि 1/6 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 डिग्री 1, अगर ये 6 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है x² dy/dx -xy = 2x³ का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मैंने आपको सिखा रखे थे अच्छी तरीके से, प्लेलिस्ट देख लेना मेरी पूरी अच्छी तरीके से, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। x² dy/dx -xy = 2x³। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो dy/dx में से ये x² वाले टर्म को हटाना होता है, क्योंकि ये वाली जनरल फॉर्म बनानी है आपको। dy/dx सिंगल होना चाहिए, एंड देन y के साथ py होना चाहिए एंड q होना चाहिए। तो मेरे को dy/dx के साथ जो x² से हटाना है, तो अगर इसको हटाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा x² से, तभी ये हटेगा। तो x² से सबको डिवाइड कर दो, तो x² से इसको डिवाइड किया तो यहाँ से तो ये हट गया। इसको करा xy को, तो x² डिवाइड करोगे तो एक x से एक x कटेगा, एक x नीचे बच जाएगा। इसको करा 2x³ को x² से, क्योंकि एक को करोगे तो सबको करना पड़ेगा ना। तो x² से किया तो यहाँ x³ था तो एक x बच जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। ये y को सेपरेट कर दो तो ये 1/x अलग से आ जाएगा। अब ये वाली फॉर्म से अगर कंपेयर करते हो तो p तो आपका -1/x है और q आपका 2x है ना। p -1/x है, q 2x है। अब जब भी p -1/x हो ना, तो आप याद रखा करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना 1/x आता है, ये याद रख लिया करो जब भी p आपका -1/x आए। फिर भी करके बता देती। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन p dx, यानी e के ऊपर इंटीग्रेशन p dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो पहले इंटीग्रेशन पी डी एक्स को सॉल्व कर लो। p कितना है, -1/x, एंड साथ में dx 1/x का आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा, log x, और बाहर माइनस है। अब ये जब e और log एक साथ लाने हो ना, तो ये माइनस तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि e log एक साथ लाना है आपको। तो ये माइनस, आपको log का प्रॉपर्टी पता है, ये -1 जो आगे है वो पावर में चला जाता है, तो ये -1 x की पावर में चला जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो x की पावर -1 का मतलब, अब देखो e और log अब एक साथ आ गए, पहले नहीं थे एक साथ, पहले माइनस था, तो ये माइनस हटाने के लिए हमने इसको पे x पे पावर दे दी। तो ये e और log जब भी एक साथ आ जाए ना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और ये बचेगा सिर्फ x की पावर -1। और x की पावर -1 का मतलब पावर नेगेटिव है, तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, तो पावर प्लस में आ जाएगी। तो ये 1/x इसका आंसर है, ऑप्शन डी। तो किस किस बच्चे का आंसर 1/x आया, कमेंट करके बताना मुझे। 18 का आंसर आपका 1/x है कि नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एजर्शन रीज़न और बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना, ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी बना सकूं। तो इसका सेक्शन बी सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट बना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आई होप एग्जाम भी अच्छा गया होगा। कमेंट करना कितने आपके MCQs ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कर देना, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।